है एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम है आपका, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं नए सिलेबस का चैप्टर नंबर 1 सीए फाइनल का ऑडिटिंग का क्वालिटी कंट्रोल। बड़ा ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ होने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ होने वाली है। मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है सो वो ये वीडियोस देख के स्टडी मटेरियल आप अपने साथ में रखो और मैं जो जो हाईलाइट करवाता जाऊँ वो करवाते जाऊँ। सो बेसिकली चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। सो इजीली आपका काम हो जाएगा बिना किसी लेक्चर के देखे। सो सर सोर्स क्या रहेगा? स्टडी मटेरियल का अपना सोर्स रहेगा। स्टडी मटेरियल से ही अपने पढ़ेंगे। देखो स्टडी मटेरियल नए सिलेबस में इतना ज़बरदस्त, इतना प्यारा बनाया है ना, मतलब मज़ा आ जाएगा। सीरियसली मज़ा आ जाएगा, मतलब ज़बरदस्त। किसी भी ऑथर की कोई भी रेफरेंस बुक यूज़ करने की अब तो आईसीएआई ने नीड ही ख़त्म कर दी है। स्टडी मटेरियल से पढ़ो बच्चा और पास हो जाओ एग्ज़ाम में। सो ऑडिट की कहानी एंड संजय की जुबानी। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। मज़ा आएगा आपको पढ़ने के अंदर। कहीं भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, सो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 7990722766। आपके भाई को आप कभी भी क्वेरी, कोई भी चीज़ की क्वेरी हो, आप अपने भाई को भेज सकते हो। सो बिना किसी समय को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल। इस क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर ये बनाया कैसे है? सो क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर बनाया है SQC 1 एंड SA 220 को क्लब करके। SQC 1 एंड SA 220 का ये कंसेप्ट है। सो SQC 1 एंड SA 220 हमारा क्या बोलता है, वो एम्फेसिस करता है बहुत क्वालिटी पे। तो इसमें आपको डिफरेंशिएशन क्या होता है, SQC 1 एंड SA 220 के अंदर, और सिमिलरिटीज़ क्या है और ये क्या काम में आता है, प्रैक्टिकली एप्लीकेशन कैसे करना है। सो चैप्टर का ओवरव्यू बोलते हैं तो SQC 1 और SA 220, मतलब आईसीएआई ने इतनी ज़बरदस्त स्टडी मेट बनाया ना, मज़ा आ जाएगा। सो सबसे पहले एक केस स्टडी दे रखी है। केस स्टडी क्या बोलती है कि एक सीए जागृति करके है। सो वो वर्क कर रही है फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में इन कैपेसिटी ऑफ पेड एम्प्लॉय। द फर्म कंसिस्ट ऑफ 7 पार्टनर एंड हैंडलिंग वेरियस टाइप ऑफ प्रोफेशनल वर्क. So there is heavy load of professional work on her and she handles few audit client also. The firm business is growing rapidly and many new clients have been added. नए clients भी आए जा रहे हैं. In the hindsight, she is thinking whether it was proper on the part of the firm to accept client without checking and verifying their background. So वो क्या बोलना चाह रही है कि भाई मेरे clients तो rapidly grow हो रहे हैं, मेरे firm regularly grow हो रही है, लेकिन क्या मैं बिना किसी background verification के उनको कर सकती हूँ क्या एक्सेप्ट? कोई मैं दुकान खोल के तो बैठा नहीं हूँ, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो बिना किसी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के कहना ये एक्सेप्ट क्लाइंट सिंस आई एम साइनिंग ऑन द फाइनेंशियल ऑफ द क्लाइंट वेदर आई शुड एक्सेप्ट। अभी उसकी फॉर्म में क्या हो रहा था, कि कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी आ रहे थे जो कॉम्प्लेक्सिटीज में, जैसे कॉम्प्लेक्स बिजनेस ऑपरेशन है उसमें डील करते थे और जिसका फर्म के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। सो उसने ये जाके अपने सीनियर पार्टनर को बोला, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी और इसको रिग्रेट भी हुआ। बट इंक्रीजिंग इन द वॉल्यूम और हायरिंग ऑफ प्रोफेशनल भी उन्होंने नहीं किया। सो उसने एक लिस्टेड कंपनी में, सीए जागृति ने भी ये इस पेरा में उसने लिखा हुआ है कि वही उसने एक लिस्टेड कंपनी में पाया कि कंपनी का तो था लॉस और एक्चुअली हमने बता दिया क्या, प्रॉफिट। ठीक है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में था लॉस और एक्चुअल में एनुअल रिपोर्ट में हो गया हमारा, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हम लोगों ने वर्ड यूज़ किया प्रॉफिट। सो दीज आर द क्वालिटी इश्यूज। सो सिमिलरली इन अनदर केसेस उसने पाया कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो डिडंट कंप्राइज कैश फ्लो स्टेटमेंट एज इट वाज ए स्मॉल कंपनी। सो उसने मन बना लिया कि भाई अब क्वालिटी के बिना काम तो नहीं होगा। सो उसने क्या किया कि भाई अब उसने एक सबक लिया कि मुझे SQC 1 एंड SA 220 पढ़ाना है। देखो फ्रेंड्स, रियल लाइफ में भी जब मैंने भी मेरी जो फर्म है जिसमें मैं काम करता हूँ उसका मैंने अभी रिसेंटली पीयर रिव्यू करवाया था। सो SQC 1 की इंपॉर्टेंस रेलेवेंटली ज़बरदस्त बढ़ रही है। मतलब अगर आप प्रैक्टिस में आना चाहते हो तो SQC 1 एंड SA 220 का जो इम्प्लीमेंटेशन है यू हैव टू डू इट। मतलब सबसे पहला टॉपिक है क्या, ऑडिट क्वालिटी। देखो हमारा अप्रोच क्या रहेगा, मैंने सारा स्टडी मटेरियल अच्छे से पढ़ लिया है, वर्ड टू वर्ड अपन पढ़ेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर लिया और वो आप
अपने आपको एग्जाम के लास्ट डे रिवीजन में या जो फर्दर रिवीजन आप करने वाले हो उसमें आपको पढ़ना है। सो ऑडिट क्वालिटी में सिंपल सा ये एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है कि SQC1 जो होता है ना, SQC1 और SA220 का डिफरेंस क्या है, ये सर ये यूँ समझते हैं कि SQC1 है ना वो ओवरऑल फर्म की जो क्वालिटी है ना उस पर डिपेंड करता है। SQC1 ओवरऑल फर्म की क्वालिटी, और SA220 क्या बोलता है कि खाली इंडिविजुअल एंगेजमेंट लेवल। मतलब SA220 अगर आज मैं इंडिविजुअल एंगेजमेंट लेवल पे मेरे को परफॉर्म करना है, क्वालिटी अश्योर करना है, तो SA220 पढ़ूंगा। अगर फर्म लेवल पे मुझे परफॉर्म करना है तो आई विल रीड SQC1। So SQC1 applies to all engagement and deals with quality at level of firm। मतलब एंगेजमेंट लेवल पे तो करेगा, लेकिन फर्म लेवल पे भी SQC1 डील करता है। लेकिन SA220 उसका जो छोटा भाई है वो डील करता है खाली किस पे, इंडिविजुअल ऑडिट एंगेजमेंट लेवल पे। सो ये हुआ मेरा काम खत्म। अभी मैं पढ़ता हूँ SQC1 स्टार्ट कर रहा हूँ। SQC1 की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। SQC1 का नाम क्या है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट्स एंड रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। मतलब क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यूज हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन and other assurance and related service engagement. So prima facie, what is the requirement of SQC1? SQC1 की requirement क्या है? So SQC1 क्या चाहता है? चाहता क्या है? SQC1 की चाहत क्या है? So उस भाई की सिंपल सी इतनी चाहत है कि firm should establish a system of quality control। फर्म को एस्टेब्लिश करना है सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जो कि मुझे क्या दे, रीजनेबल एश्योरेंस दे। मतलब जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम मुझे रीजनेबल एश्योरेंस दे कि फर्म और उसके बंदे, जो फर्म और फर्म के अंदर जो काम करते हैं बंदे और बंदियाँ, वो दोनों कंप्लाई करे किससे, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट से। सो सिंपल सा ये पेरा मैंने इधर इसको थोड़ा सा ऐसे बनाया है कि भाई फर्म शुड एस्टेब्लिश ए सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिजाइन टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस कि जो फर्म एंड जो पर्सन है वो कंप्लाई कर रहे हैं किससे, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट से। और जो रिपोर्ट इशू की है फर्म ने, जो भी ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहा है फर्म और एंगेजमेंट पार्टनर, आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस, वो अप्रोप्रिएट है इन दैट सर्कमस्टांसेस। ठीक है। सो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड है ना वो अप्लाई होंगे टू ऑल फर्म इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन को बिना समझे वो अप्लाई होंगे। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। एलिमेंट्स क्या होंगे क्वालिटी कंट्रोल के, हैमल को बुलाओ, हैमल को बुलाना है, अरे भाई ये क्या है, हैमल को बुलाओ मतलब हैमल जो मेरे 6 कंपोनेंट है उनका नाम है हैमल। सो पहला है L4 लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटीज। लीडर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है मेरी, व्हाट इज द एथिकल रिक्वायरमेंट्स। H4 ह्यूमन रिसोर्स जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। M4 मॉनिटरिंग और A4 एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। सो व्हाट आर द, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि SQC1 की क्या रिक्वायरमेंट है, फिर दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो टॉपिक हमेशा याद रखने का, जब भी आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आपने क्या क्या पढ़ लिया, SQC1 का आपने रिक्वायरमेंट पढ़ ली। अभी आप एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पढ़ रहे हो। सो एलिमेंट्स में हम लोगों ने बोला कि हैमल को बुलाओ मतलब लीडरशिप हैमल। सो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, M4 monitoring, A4 acceptance and continuance of client relationship और L4 leadership responsibilities for quality within the firm। अब क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज है ना, ऐसा नहीं कि तुमने बना दी और काम खत्म। तुम्हारी वो पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट भी करो तुम लोग और उसको और कम्युनिकेट भी करो। अभी तुमने बना के रख दी तो मैं क्या करूँ उसका भाई, तुम्हें उसको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा मंथली। अगर कोई अपडेट आता है SQC1 या किसी स्टैंडर्ड के अंदर तो तुमको मेल कम्युनिकेशन तुम्हारे बंदों को भेजना पड़ेगा कि भाई फर्म की क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस में ये चेंजेस आए हैं, सो काइंडली ड्यूली कंसिडर दिस। मतलब आपको उनको मेल भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, या आप मंथली रिव्यू मीटिंग भी रख सकते हो। सो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम। अभी सबसे बढ़िया टॉपिक आता है। पहला टॉपिक है लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। सो SQC1 पहला, देखो जो पहला कंपोनेंट है उसके अपन डिटेल्स पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन भी पूछा गया है टेस्ट योर नॉलेज एज वेल एज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के अंदर। सो लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। सो SQC1 रिक्वायर
फर्म टू एस्टेब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड क्वालिटी इज एसेंशियल। मतलब SQC1 डिजाइन इसलिए हुआ है कि भाई वो इंटरनल कल्चर ही ऐसा ला कर रखे कि क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। Such policies and procedures should require the firm's chief executive officer or the firm's managing partner to assume ultimate responsibility for the firm system of quality control। जो फर्म का CEO होगा या फर्म का मैनेजिंग पार्टनर, मतलब पार्टनर का भी पार्टनर, पार्टनर्स का भी बॉस, एक पार्टनर ऐसा होगा जो पार्टनर्स का भी बॉस होगा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है फर्म लेवल पे क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर इम्प्लीमेंट करवाना। पर्सन्स असाइन ऑपरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे हम जैसे मजदूर लोगों को हमको ऑपरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको अज्यूम कर लेनी है कि वो तो क्या उन्होंने क्या किया पॉलिसीज बनाई, दे आर मेकर एंड वी आर क्या बोलते हैं हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, फॉलोवर। सो दे आर मेकर, वी आर फॉलोवर। सो पर्सन्स असाइनिंग अप्रोप्रिएट ऑपरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द फर्म्स क्वालिटी सिस्टम एंड उनके पास सफिशिएंट, यार ऑब्वियसली ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आई हैव सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस एबिलिटी एंड द नेसेसरी अथॉरिटी टू अज्यूम, नेसेसरी अथॉरिटी भी होनी चाहिए, सिंस आई एम मैनेजर सो आई हैव नेसेसरी अथॉरिटी टू अज्यूम दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक चीज ध्यान में रखना, इट इंप्लाइज दैट ऑडिट क्वालिटी इज पैरामाउंट। क्वालिटी इज पैरामाउंट, इट इज नॉट नेगोशिएबल, ये नेगोशिएबल नहीं है। अभी मुझे ये ध्यान में रखना है कि लीडरशिप को हमेशा ये ध्यान में रखना है कि कमर्शियल कंसिडरेशन है ना, जो कमर्शियल कंसिडरेशन डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म। मतलब कोई आदमी मेरे को 25%, 30%, 35% ज़्यादा दे दे फीस, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली उसका काम कर लूँगा। फर्म की जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है आर डिजाइन टू डेमोन्स्ट्रेट द फर्म्स ओवरराइडिंग कमिटमेंट टू क्वालिटी। फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिजाइन होनी चाहिए, उससे पता चल जाएगा कि भाई ये कमिटमेंट है, दे आर कमिटेड, दे आर इन रिलेशनशिप विद क्वालिटी। और फर्म डिवोट कर रही है सफिशिएंट रिसोर्सेज for development, documentation and support of its quality control procedure and policies। So सर हम लोगों ने वापस समराइज करते हैं, हैमल पढ़ा, हैमल के अंदर हमने सबसे पहले एल पढ़ा, जो हमारे एल का मतलब क्या है, एल का मतलब एल फॉर लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। SQC1 बोलता है क्वालिटी एसेंशियल है, फर्म का मैनेजिंग पार्टनर और CEO अज्यूम करेगा रेस्पॉन्सिबिलिटीज, और ऑपरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हम जैसे मजदूर लोग। एंड ऑडिट क्वालिटी पैरामाउंट है इन ऑल एंगेजमेंट, कमर्शियल कंसिडरेशन डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है वो डेमोन्स्ट्रेट करेगी कि भाई फर्म कमिटेड है किससे, क्वालिटी से। एंड फर्म डिवोट कर रही है क्या, सफिशिएंट रिसोर्स for development, documentation and support of its quality control policies and procedures। आइए बढ़ते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग की तरफ। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 पहला क्या बोलता है, ABC एंड एसोसिएट है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा भाई, C फॉर छोटा भाई एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज ए पॉलिसी टू एक्सेप्ट द क्लाइंट वेर इन द रिस्क इवेल्यूशन इज कंडक्टेड। अरे क्या बात है भाई, कोई भी क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले वो क्या कर रहा है, रिस्क को इवेल्युएट कर रहा है। XYZ लिमिटेड है एक जिसने अप्रोच किया कि भाई ABC एंड एसोसिएट्स क्या तू मेरी ऑडिट करेगा, क्लोज एसोसिएट एंड फैमिली फ्रेंड ऑफ मिस्टर ए। और XYZ का जो प्रमोटर है ना भाई, वो पता चला मेरा A फॉर एप्पल का क्लोज रिलेटिव है। मैनेजिंग पार्टनर ऑफ ABC एसोसिएट XYZ लिमिटेड इज इन न्यूज इन द प्रीवियस ईयर फॉर सर्टेन इंक्वायरीज। अब पता चलता है जब मैं रिस्क इवेल्यूशन कर रहा था तो पता चला कि ये तो भाई इंक्वायरी भी है फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज। दूसरा, प्रीवियस ऑडिटर ने क्रिएट करी क्या, कैजुअल वैकेंसी, और XYZ लिमिटेड मुझे पैसा भी दे रहा है कितना, 25% ज़्यादा मेरे को पैसा भी दे रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, कमर्शियल कंसिडरेशन। सर अभी तो आपने ज्ञान दिया था हमें, कमर्शियल कंसिडरेशन डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म, और इंक्वायरीज मतलब मेरी इंटीग्रिटी, मेरी ईमानदारी नहीं है, तभी मेरे को क्या कर रही है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज अप्रोच कर रही है। एंड सिंस आई एम क्लोज एसोसिएट, तो मेरे इंडिपेंडेंस को खतरा है। ये सब चीज़ें हैं। और मिस्टर ए फिर भी बोल रहे कि तुम भाई क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लो। व्हाट आर द कंसिडरेशन वन शुड एक्सरसाइज टू अपहोल्ड फर्म। इसका आंसर हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से, बड़े ही ध्यान से। भाई नीचे हो जा।
आंसर बड़ा ही प्यारा दे रखा कि सबसे पहले तो समरी ऑफ क्वेश्चन दे रखा कि गिवन सिचुएशन में ये सब चीज़ें हैं, वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। और एसक्यूसी 1 का स्टैंडर्ड पे रहा है कि भाई ये बोल रहा है कि ये पुअरली रिफ्लेक्ट है, पुअरली फंक्शन है एट द टॉप ऑफ द फर्म, और कमर्शियल कंसिडरेशन सीम्स टू बी ओवरराइडिंग फैक्टर, लेकिन मैटर शुड हैव बीन सॉट टू द नॉलेज ऑफ फर्म, मैटर नॉलेज के में आना चाहिए। और इंडिपेंडेंस ऑफ मैनेजिंग पार्टनर आपका इशू आ रहा है, सो आपको क्या, और मैटर भी किसको इंडिकेट कर रही है, इंटीग्रिटी को। और एसक्यूसी 1 फर्दर रिक्वायर कि भाई बिफोर कंसिडरेशन आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी। सो दीज आर द फॉलोइंग कंसिडरेशन जो हमने ऊपर पढ़े कि एक तो कमर्शियल कंसिडरेशन डू नॉट ओवरराइड, policies and procedures are overriding commitment to quality, or firm devote sufficient resources, and a firm before accepting an engagement should acquire vital information before the client. Before accepting the client, the firm should obtain vital information before accepting. अभी आगे बढ़ते हैं। सो सिंपल सी मेरी केस स्टडीज थी, बड़ी प्यारी सी बड़ी अच्छी सी थी, मज़ा आया वो आपको। अभी अगला हम लोग पढ़ रहे हैं हैमल का ई फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट, नॉट एलिफेंट। सो ई फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट, द फर्म शुड एस्टेब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिजाइन, कि भाई वो फर्म और जो पर्सन है ना वो कंप्लाई करे रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट से। अच्छा, एथिकल रिक्वायरमेंट में ध्यान रखना, सबसे बड़ा ध्यान रखना कि इसने इंडिपेंडेंस पे फोकस किया है। और इंडिपेंडेंस में बेसिकली हमारे कोड ऑफ एथिक्स के 5 थंब रूल है कि भाई तुमको डोपी मतलब डी फॉर ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल कंपिटेंस, ओ फॉर ऑब्जेक्टिविटी, पी फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर, आई फॉर इंटीग्रिटी एंड ओ फॉर ऑब्जेक्टिविटी। सो ये मेरे कोड के फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसे मुझे हमेशा हमेशा फॉलो रखने, जिसे मैं रक्तबीज बेसिकली हमें जहन में रखने कि भाई कोड एस्टेब्लिश कर रहा है जो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो मेरे क्या है, आपका ड्यू केयर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। ये जो हाईलाइट किए हुए ना पोर्शन, ये आप स्टडी मटेरियल में डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। ऑब्जर्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंस इन ऑल एंगेजमेंट इज द फाउंडिंग रिक्वायरमेंट। इंडिपेंडेंस तो होना ही चाहिए, इंडिपेंडेंट। आई एम इंडिपेंडेंट सिंस आई एम राइटिंग इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर शुड अनेबल द फर्म, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर शुड अनेबल द फर्म टू कम्युनिकेट इट्स इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। मतलब फर्म की क्या रिक्वायरमेंट है इंडिपेंडेंस की, आईसीआई की जो अलग रिक्वायरमेंट है वो तो है, एसक्यूसी 1 की जो अलग रिक्वायरमेंट है वो तो है, लेकिन मेरे फर्म की क्या रिक्वायरमेंट है भाई, मेरे की इंडिपेंडेंस की क्या रिक्वायरमेंट है। और फर्म ने कोई रास्ता दिया है कि भाई अगर मुझे आइडेंटिफाई एंड आई हैव टू इवेलुएट द सर्कमस्टांसेस एंड ऐसे रिलेशनशिप जो मुझे पता चले कि जो क्रिएट कर सकते हैं थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। जो अपना प्रीवियस केस स्टडी में जिसमें मिस्टर ए का क्लोज रिलेटिव था, ये मुझे पता चला, तो ये आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट किया मैंने, क्या रिस्क इवेल्यूएशन, मैंने क्लाइंट की वाइटल इन्फॉर्मेशन मंगवाई, तब पता चला कि भाई ए फॉर एप्पल तो मेरा क्लोज रिलेटिव था जो थ्रेट कर रहा है इंडिपेंडेंस को, एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट। तो अगर थ्रेट मालूम हुआ तो या तो मैं क्या करूंगा, रिड्यूस करूंगा। रिड्यूस कैसे करूंगा, मिस्टर ए फॉर एप्पल को अलोकेट ही नहीं करूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, उस भाई को बोलूंगा कि भाई एक काम कर, राम राम टाटा बाय बाय, आप भले ही 25% ज़्यादा दे रहे हो लेकिन हमारा इंडिपेंडेंस को खतरा है, वी आर वेरी एथिकल पर्सन, सो वी विल नॉट एक्सेप्ट यू एज ए क्लाइंट। हम लोग हमारा धंधा आगे नहीं बढ़ाएंगे। और रिड्यूस देम टू एन एक्सेप्टेबल लेवल बाय अप्लाइंग सेफगार्ड। सेफगार्ड मैंने क्या किया, अगर मुझे एलिमिनेट करना है तो मैंने क्लाइंट को ही एक्सेप्ट नहीं किया, और अगर मुझे रिड्यूस करना है तो मैंने मिस्टर ए को अलोकेट नहीं करा। एक मैकेनिज्म होना चाहिए फर्म के अंदर है ना, एक सिस्टम होना चाहिए कि जो एंगेजमेंट पार्टनर है ना, अगर उसको कुछ पता चलता है कि जिससे उसकी क्रिएट हो रही है थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, मतलब एंगेजमेंट पार्टनर को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जिससे थ्रेट हो इंडिपेंडेंस को, तो वो प्रॉम्प्टली क्या बता सके, प्रॉम्प्टली नोटिफाई कर सके फर्म को, ताकि फर्म क्या ले सके, एप्रोप्रिएट एक्शन। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, छोटी प्रैक्टिसिंग फर्म या बड़ी फर्म भी बेसिकली एनुअल इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन लेती है। जब आप एम्प्लॉय बनोगे किसी सीए फर्म के या किसी बड़ी सीए फर्म के, तो आप देखोगे कि सारे पार्टनर का जो फर्म है, जो हेड ऑफिस है, जैसे हमारा हेड ऑफिस है, सो हम लोग सारे पार्टनर्स का एनुअली क्या बनवाते हैं, इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन, कि आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी कोई भी अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारे सर्टेन पैराज होते हैं जो एज पर एसक्यूसी 1 इम्प्लीमेंटेशन गाइड में दिए हुए हैं। एसक्यूसी 1 लेस डाउन एम्फेसिस, एसक्यूसी 1 का मेजर एम्फेसिस है किस पे, फैमिलियरिटी थ्रेट पे। अभी होता क्या है, एक मैं क्लाइंट कर रहा हूँ, मैं भी लो सपोज XYZ लिमिटेड XYZ एंड एसोसिएट्स का पार्टनर हूँ, और मेरा नाम एस फॉर संजय, तो XYZ एंड एसोसिएट। एस फॉर संजय का एक क्लाइंट कर रहे हैं कब से, और 10 साल हो गए उसको करते करते।
मतलब 10 साल से ज़्यादा मैं ऑब्वियसली नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को 7-8 साल हो गए। अभी मुझे क्लाइंट का पूरा चीज़ पता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ठीक है यार, ठीक है, जाने दो यार, जाने दो। ऐसा नहीं, फर्म क्या बोलता है इसको रोकने के लिए, मतलब फैमिली, अब कोई चीज़ आके वो मुझे बोलेगा हाँ हम संजय से बात कर लेंगे, कोई भी क्लाइंट आके बोलेगा हाँ हम संजय से बात कर लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। फर्म क्या बोलती है, SQC1 क्या बोलता है, तुम एक रेस्ट्रिक्शन लगा दो कि 7 साल से ज़्यादा ऑडिट एक बंदा नहीं करेगा। सो लेंथ ऑफ द सर्विस और नेचर ऑफ द एंगेजमेंट। एग्जाम्पल ऑफ सेफगार्ड में बेसिकली हम सेफगार्ड क्या लगा सकते हैं कि भाई एंगेजमेंट पार्टनर शुड बी रोटेटेड, एंगेजमेंट पार्टनर रोटेट हो जाना चाहिए आफ्टर ए पीरियड ऑफ 7 years। और एंश्योर क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमारी ICAI ने हम पीयर रिव्यू करवाना पड़ता है, हमको मैंडेटरी है जो फर्म्स को, वो एक कर रखा है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 2, MNP and company, a firm of auditor is appointed by a bank to conduct stock audit. It deputes one of its paid chartered accountant, सुधांशु। उसने क्या किया कि भाई एक काम कर, मेरे को तू है ना क्लाइंट तेरी ऑडिट दे दे, इसके बदले में तुझे क्या दे दूंगा, क्लीन ऑडिट रिपोर्ट दे दूंगा विदाउट एडवर्स क्या बोलते हैं कमेंट। सो वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट, ऑब्वियसली इट रिफ्लेक्ट पुअर फंक्शनिंग, पुअर क्या बोलते हैं जो फंक्शन है कि, क्योंकि सिद्धांशु ने क्या किया, इंडिपेंडेंस थ्रेड को बुलावा दिया है। और आंसर देखते हैं, इसका छोटा सा आंसर है क्यों था कि भाई अप्रोच है जो सुधांशु का वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि सच प्रैक्टिस ब्लांटली वायलेट कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स जो मैंने 5 कोड ऑफ एथिक्स पढ़ी थी वो मेरी वायलेट हो रही है। और इट टू रिफ्लेक्ट पुअरली अपॉन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ फर्म एज इन्वेस्टेड इन SQC1। हमें SQC1 की ये सारी प्रोसेसर लिखनी है और हमको ये भी लिखना है। और इट शोज दैट फर्म के जो बंदे हैं वो आर नॉट सेंसिटाइज्ड रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ SQC1। ठीक है सर। अब जैसे मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल में मेरे पास आया XYZ इंड लिमिटेड, वो आई कि भाई मैं तेरे को 25% ज़्यादा दूंगा, तो मुझे एक्सेप्ट कर ले, तू मेरी ऑडिट कर डाल। ऐसा थोड़ी ना होगा, नहीं सर, मैं कोई दुकान खोल के नहीं बैठा हूँ, आई एम ए CFO। सो मुझे SQC1 का मुझे प्रॉपर फॉलोअप करना पड़ेगा कि मैं दुकान खोल के नहीं बैठा हूँ, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मुझे SQC1 की जो भी प्रोसेसर है, जो भी गाइडलाइंस है, वो आई हैव टू फॉलो बिफोर एक्सेप्टिंग द क्लाइंट। सो A4 जो मेरा हेमल का A है, A4 एप्पल नहीं, A4 एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। मुझे इस क्लाइंट को कंटिन्यू करना है या इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है, एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। A firm before accepting an engagement should acquire vital information about the client. एक फर्म को एक्वायर कर लेनी चाहिए वाइटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट, जो हो इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, प्रमोटर एंड की KMP होने चाहिए। दूसरा, उनकी कॉम्पिटेंस टू परफॉर्म एंगेजमेंट एंड कंप्लायंस विद रिलेवेंट रिक्वायरमेंट। मतलब पहले मुझे क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले मुझे ये ध्यान में होना चाहिए, सपोज क्लाइंट का CFO या क्लाइंट के जो KMP है, डायरेक्टर है, वो उनकी इंटीग्रिटी, मतलब वो ईमानदार है या नहीं है, वो अच्छे बच्चे है या नहीं है। दूसरा, अब वो फर्म की ऑडिट तो आ गई मेरे पास, वेदर एम आई एबल टू डू, वेदर आई एम आई कैपेबल, मेरे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज, सफिशिएंट पर्सन्स है या नहीं है, सफिशिएंट एक्सपर्टाइज है या नहीं है। एंड थर्ड वन इज आई हैव टू कंप्लाई विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। अभी कॉम्पिटेंस मैं बोलूँ, सपोज मैं सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहा हूँ, मेरे अंदर 10 आर्टिकल है, अभी आ जाए मेरे पास रिलायंस की ऑडिट, एम आई कैपेबल टू डू? नॉट एट ऑल। अगर इश्यूज आइडेंटिफाइड होते हैं, देखो मैं क्लाइंट एक्सेप्ट कर रहा था, मुझे पता है इंटीग्रिटी है के इश्यूज है, एडवर्स मीडिया कमेंट है, सब कुछ है, क्लाइंट लॉस में चल रहा है, इंक्वायरीज आ गई, रेड पड़ गई, सब कुछ हो गया, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, क्लाइंट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इन सब सिचुएशंस को देख के भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो आई हैव टू डॉक्यूमेंट द इश्यूज कि कैसे रिजोल्व करें। सबसे पहली बात, कैसे रिजोल्व करें, आई हैव टू डॉक्यूमेंट दीज इश्यूज। विथ रिगार्ड टू इंटीग्रिटी, क्लाइंट की ईमानदारी पता लगाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, क्लाइंट का ऑपरेशन जानो, क्लाइंट का ऑपरेशन, क्लाइंट का धंधा जानो। फिर क्लाइंट अकाउंटिंग के हिसाब से खाता बही खाता रखने के हिसाब से कैसा है, और इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट मजबूत है या नहीं है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, हर चीज़ का हिसाब रख रहा है या धमाधम कैश में ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं। और
भाई मेरे को जो पैसा दे रहा है वो एग्रेसिवली लो है कि यार तुम थोड़ा थोड़ा बार्गेनिंग किए जा रहे हैं. सो वॉट इज द एटीट्यूड ऑफ दैट क्लाइंट. और इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन लगा रहा है. फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट मांगी, नहीं मिलेगी. इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट मांगी, नहीं मिलेगी. कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट मांगी, नहीं मिलेगी. सो व्हाट आर दीज लिमिटेशन? दीज आर द लिमिटेशंस. इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग और अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज. भाई हवाला ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है मेरा. फिर रीजंस फॉर द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट. रीजन क्या है प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट का? मतलब आज हमें प्रपोज कर रहे हो आप अपॉइंटमेंट, लेकिन पुरानी फर्म को क्यों छोड़ रहे हो भाई? अनलेस एंड अनटिल अगर उनका टर्म खत्म नहीं हुआ तो क्यों, वाई? सो ये आर द मैटर. अभी कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस जानने के लिए हमारे पास सिंपल से 4-5-6 रास्ते हैं कि भाई सबसे पहले तो हमें नॉलेज है उस रेलेवेंट इंडस्ट्री या सब्जेक्ट मैटर का. दूसरा एक्सपीरियंस है हमें रेलेवेंट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट का. तीसरा सफिशिएंट पर्सन है मेरे पास, रेलेवेंट नॉलेज है रेलेवेंट इंडस्ट्री का, रेलेवेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पता है मेरे को, सफिशिएंट बंदे हैं या नहीं है, एक्सपर्ट्स अवेलेबल है या नहीं है, और EQCR मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है, और मेरे पास एबिलिटी है टू कंप्लीट द रिपोर्ट विद इन द रिपोर्टिंग डेड लाइन. अभी ये चीज़ ध्यान में रखना. इफ देर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द फर्म एंड इट्स क्लाइंट इट शुड बी प्रॉपरली रिजोल्व. ये हमेशा प्रॉपरली रिजोल्व होना चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट. वेयर द फर्म ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन दैट वुड हैव कॉज्ड इट टू डिक्लाइन एन एंगेजमेंट. अगर फर्म बोल रही है, फर्म की ऐसी पॉलिसीज हो और ऐसा इन्फॉर्मेशन फर्म को प्राप्त हुआ जिससे बोला कि भाई हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम तुम्हारी कंपनी की ऑडिट नहीं करेंगे, इट शुड इंक्लूड कंसिडरेशन हो. क्या मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे किसी को बताना है? मतलब वेदर आई हैव एनी प्रोफेशनल एंड लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फर्म टू रिपोर्ट टू द पर्सन और पर्सन हु मेड माई अपॉइंटमेंट और टू एनी रेगुलेटरी ऑथोरिटीज. और पॉसिबिलिटी है क्या मैं विड्रॉ कर सकता हूँ? पहली बात तो पॉसिबिलिटी देखो, विड्रॉ कर सकता हूँ. अगर कर सकता हूँ तो मुझे रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी है या नहीं. अभी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑन विड्रॉल फ्रॉम एन एंगेजमेंट और बोथ द एंगेजमेंट एंड द क्लाइंट रिलेशनशिप एड्रेस इश्यूज दैट इंक्लूड द फॉलोइंग. सबसे पहले तो डिस्कस करो. अगर मैं विड्रॉ कर रहा हूँ तो सबसे पहले ओ यार ऑब्वियस सी बात है, इतने तो मेरे एटिकेट्स है कि आई हैव टू डिस्कस विद द TCWJ और मैनेजमेंट की इस हिसाब से हम तुमसे रिलेशनशिप तुमसे ब्रेकअप कर रहे हैं. दूसरा इज अगर अप्रोप्रिएट है विड्रॉ टू ड्रॉ, डिस्कस करो अप्रोप्रिएट लेवल और रीजंस फॉर विड्रॉवल देख लो. थर्ड वन इज वेदर देर इज एनी प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट आई हैव टू रिपोर्ट द विड्रॉवल फ्रॉम द एंगेजमेंट. और अगर डॉक्यूमेंट कर लो सिग्निफिकेंट इश्यूज जो आए हमको क्लाइंट को डिक्लाइन करने में, वो डॉक्यूमेंट करो. हमने कंसल्टेशंस ली वो डॉक्यूमेंट करो, और हमारा कंक्लूजन क्या निकला वो हमको डॉक्यूमेंट करना है. तो थर्ड सो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का थर्ड क्वेश्चन है जो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप है. CAM is introduced to a prospective client in a social function. He assures to visit office of CAM very soon in relation to professional work. During discussion, जब चाय कॉफ़ी पी रहे थे दो भाईड़े, it transpires that there was a search. मतलब उस भाई का चॉइस के साथ मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, उसके साथ ED की सर्च है. तो मुझे तो डर लगने लग गया कॉफ़ी पीते पीते कि भाई साहब मेरे को ना पूछ ले कुछ ED. और बोगस कैपिटल गेन भी है और पेनी स्टॉक भी है. तो CAM को, और वो पैसा भी दे रहा है, रोकड़ा भी तगड़ा दे रहा है कि भाई फीस भी तगड़े दूंगा. सो वेदर आई शुड एक्सेप्ट दैट क्लाइंट और नॉट. सो हमको ये सारे कंसिडरेशन ध्यान में रखने हैं. ह्यूमन रिसोर्स का है, रीड ओनली पैरा है, कुछ भी काम का नहीं है, काट दो भले. engagement performance. So friends, engagement performance very important topic, बहुत ही ज़्यादा important topic है. आपको देखो मैं बताता हूँ, ये यहाँ ख़त्म हो रहा है जाके. और लास्ट में आता है मॉनिटरिंग हेमल का एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. सबसे पहले तो ध्यान रखना एंगेजमेंट परफॉर्मेंस क्या, मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मुझे कोई डिफिकल्टीज आ रही, काफ़ी ऐसा तो है नहीं आई एम सर्व ब्रह्म ज्ञानी, मुझे भी कई डिफिकल्टीज आ रही होगी ड्यूरिंग इंडेस का इंटरप्रिटेशन में, कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं. सो वेदर आई हैव टेकन सफिशिएंट कंसल्टेशन, डिफिकल्ट मैटर्स पे अगर कंसल्टेशन है तो आई हैव कंटिन्यूस मैटर पर्टेनिंग टू एन एंगेजमेंट. अभी देखो ये सब कुछ काम का नहीं है, ये सब है ना, ये सब फालतू है. अभी अगला पढ़ते हैं अपन कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग द एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. मतलब EQCR और EP की क्या क्या जिम्मेदारी है उस एंगेजमेंट को पूरा करने में.
सो सबसे पहला है सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड इन एन एंगेजमेंट शुड बी रिव्यूड बाय एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। जितने भी सिग्निफिकेंट जजमेंट है वो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर क्या करेगा, रिव्यू करेगा। और एक्सटेंट ऑफ रिव्यू डिपेंड किस पे करेगा, ऑब्वियस ही बात है, जितना मेरा रिस्क रहेगा ज़्यादा या कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा रहेगी। द रिव्यू डज नॉट रिड्यूस द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर। रिव्यू अगर EQCR हो गया इसका मतलब ये नहीं कि एंगेजमेंट पार्टनर टाटा बाय बाय बल्ले बल्ले ना। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज मैंडेटरी। मैंडेटरी है फॉर किसके लिए, लिस्टेड एंटिटीज के लिए हमेशा ध्यान में रखना मैंडेटरी है EQCR। लेकिन जो अदर देन लिस्टेड एंटिटी है उसके लिए फर्म डिज़ाइन करेगी कि भाई फर्म क्राइटेरिया ऑफर करे कि भाई 10,000 घंटे से ज़्यादा 5,000 घंटे से ज़्यादा इस क्लाइंट को लगते हैं, या ये क्लाइंट रिस्की ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है या वो सब। सो ही हैव टू अपॉइंट द EQCR। अभी EQCR करेगा क्या? EQCR बहुत सारे काम करता है बेचारा। सबसे पहले तो वो फर्म का इंडिपेंडेंस का इवैल्यूएशन करेगा कि जो एंगेजमेंट टीम ला के दिया कि भाई मेरी खुद की टीम, एंगेजमेंट पार्टनर और आप और हमारी फर्म ये सारी इंडिपेंडेंट है, तो उसने जो इवैल्यूएट किया टीम ने किया होगा, टीम ने प्रिपेयर किया और ही विल रिव्यू। सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई की है अगर एंगेजमेंट टीम ने, तो उसका रेस्पॉन्ड कैसे किया। कोई भी रिस्क आइडेंटिफाई की है, सपोज कोई मुझे गलती मिली, बहुत ही बड़ी गलती जिसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल्स पे मटेरियल है, सो आई हैव क्वालिफाइड, सो वेदर आई हैव रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, येस आई हैव रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। जजमेंट जो भी मेड किए और मटेरियलिटी क्या डिफाइन की मैंने कि मैं इतने से कम ट्रांजेक्शन्स नहीं वाउच करूंगा। अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली है डिफिकल्ट मैटर्स में, और कंसल्टेशन का कंक्लूजन क्या है, तो वो ये सब चीज़ें देखेगा। एक चीज़ देखेगा, 2 चीज़, 3 चीज़, 4 चीज़, इसको कहानी के ध्यान से पढ़ना। सिग्निफिकेंस एंड डिस्पोजिशन ऑफ करेक्टेड एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। करेक्ट मिसस्टेटमेंट्स कर लिए, उनकी समरी देखेगा। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है तो आई हैव टू क्वालिफाई, आई वेदर क्लाइंट हैव टू एक्सेप्ट और अदरवाइज आई विल क्वालिफाई अगर मेरा बियॉन्ड मटेरियलिटी लेवल है। मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, ऐसे कौन से मैटर्स हैं जो कम्युनिकेट करने हमको मैनेजमेंट को। और जो भी मैंने वर्किंग पेपर, अब जैसे मेरा कंपनी का सेल्स बहुत यूज़ है, यूज़ अमाउंट ऑफ सेल्स, सो आई विल सेलेक्ट इट फॉर रिव्यू। और मैं ये देखूंगा कि भाई जो ये लोग बता रहे हैं सेल्स की क्वालिफिकेशन या सेल्स का जो बता रहे हैं वो एक्चुअली वो उनके काम में दिख रहा है या नहीं। सो वर्किंग पेपर सेलेक्टेड फॉर रिव्यू रिफ्लेक्ट द वर्क परफॉर्म्ड इन रिलेशन टू सिग्निफिकेंट जजमेंट एंड सपोर्ट द कंक्लूजन रीच। और अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द रिपोर्ट, मैं अप्रोप्रिएट देखूंगा कि भाई जो रिपोर्ट मैं इशू कर रहा हूँ वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, ये सर होता कौन है, ये भाई साहब होते कौन है? ये एंगेजमेंट पार्टनर ही होता है फर्म का, लेकिन एक क्वालिफाइड होता है, एक्सटर्नल पर्सन्स भी हो सकता है, CA ही होता है या एक पूरी टीम होती है। अभी क्या होता है कि हम हर जगह ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर है ना इन्वॉल्व नहीं कर सकता EQCR को, अनटिल एंड अनलेस उसको ये चीज़ ध्यान में रखनी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी। भाई जिस चीज़ के लिए रिव्यूअर को रखाया गया, देयरफॉर पार्टिसिपेशन इन एंगेजमेंट और मेकिंग डिसीजन फॉर एंगेजमेंट टीम इज टू बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। हाउएवर engagement partner may consult engagement quality control review during the engagement so as to not to compromise his objectivity and eligibility to perform the role। मतलब मैं उससे कंसल्टेशन ले सकता हूँ, लेकिन इससे का मतलब ये नहीं कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी और जो उसका जो रोल है एज ऑन माई एंगेजमेंट वो डेफर हो जाए या वो वेनिश हो जाए। ये सब फालतू। हाँ, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। अब देखो डिफरेंस आ सकते हैं। आज मैं बोलता हूँ कि यार मेरा व्यू पॉइंट तो यह है इस पर्टिकुलर आइटम को लेके, पर्टिकुलर अकाउंट कैप्शंस को लेके, लेकिन देयर माइट बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद द एंगेजमेंट टीम, विद TC डोज कंसल्टेंट एंड बिटवीन एंगेजमेंट पार्टनर या EQCR। तो रिपोर्ट जो मैं इशू करूंगा ना शुड बी इशूड ओनली आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ सच डिफरेंसेस। अगर रिकमेंडेशन ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आर नॉट एक्सेप्टेड बाय एंगेजमेंट पार्टनर एंड मैटर इज नॉट रिजोल्व, तो फिर मैटर शुड बी रिजोल्व बाय फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर। मतलब जो फर्म ने एस्टेब्लिश की है प्रोसीजर की, अगर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आते हैं तो आपको क्या करना है, तो वो फर्म की पॉलिसीज को जाके ख़त्म करना है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि जो एंगेजमेंट का डॉक्यूमेंटेशन है शुड नॉट बी मोर देन 60 डेज। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर है, तो 60 डेज में विद इन आपको क्या कर लेना है, असेंबली कर लेनी है सारे वर्क पेपर की। अभी देखो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर क्या है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ EQCR में। शुड रिक्वायर डॉक्यूमेंटेशन दैट
प्रोसेस रिक्वायर्ड बाय द फर्म पॉलिसीज एंड एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हैव बीन परफॉर्म। मतलब डॉक्यूमेंटेशन है मेरा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का, तो डॉक्यूमेंटेशन मुझे ये करना है कि जो प्रोसेसर रिक्वायर्ड थी फर्म से, वो हम लोगों ने फुलफिल करी है, वो परफॉर्म भी करी है, और EQCR का रिव्यू भी कंप्लीट हो गया बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट इशू। ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर है, तो 30 सितंबर से पहले EQCR का रिव्यू भी हो गया। एंड रिव्यू इज नॉट अवेयर, रिव्यूअर को कोई भी अनरिजोल्व मैटर्स का कोई भी पता नहीं है, कोई भी अनरिजोल्व मैटर नहीं है। द फर्म में एट इट्स डिस्क्रिप्शन में पोर्शन ऑफ और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल टू क्लाइंट्स। वो ऐसे 230 का जो बोलता है, प्रोवाइडेड सच डिस्क्लोजर डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म। सिंपल सी बात है। द रिटेंशन पीरियड क्या है? रिटेंशन पीरियड जनरली अपने वर्किंग पेपर्स का क्या रहता है? 7 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट की डेट से। अब लास्ट है हेमल का M, जो है मॉनिटरिंग। जो क्या है? मॉनिटरिंग में सिंपल मुझे क्या करना है? मॉनिटर करना है, रिव्यू करना है बेसिकली, कि जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है फर्म का वो अप्रोप्रिएटली पहले तो डिजाइंड है, दूसरा जो नया डेवलपमेंट हुआ है, कोई मैंने नया अमेंडमेंट आया है तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज में, मैंने पॉलिसीज अमेंड कर दी है। डीलिंग विद कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन अगेंस्ट द फर्म और एनी एम्प्लॉयज, हाउ आई हैव डील्ड विद allegations against the firm, against the employees, and taking appropriate remedial action, मैं appropriate action timely ले रहा हूँ या नहीं, and taking action when deficiencies in the design or operation, whether in the design or operation में मैं taking action ले रहा हूँ या नहीं। सो मॉनिटरिंग का मेरा इतना सा एस्पेक्ट है। सो अभी हम लोगों ने हेमल पढ़ा, बेसिकली क्या पढ़ा हम लोगों ने? हेमल SQC1 पढ़ा, SQC1 और SA220 का भी मोटा मोटी प्राइमरी फेसी डिफरेंस पढ़ा, उसके बाद में हमने हेमल पढ़ा। देखो आप कभी भी, अब आप जब भी पढ़ाई करोगे, सो ये हाईलाइटेड पोर्शन और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। फ्रेंड्स लिटरली बोल रहा हूँ कि आपको स्टडी मटेरियल के अलावा कोई भी रेफरेंस बुक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ICAI ने ज़बरदस्त बहुत ही अच्छा मटेरियल बनाया है। तो आप क्या करो, सिंपल हमने हाईलाइट किया हुआ है, हमने वर्ड टू वर्ड स्टडी मेट को पढ़ा है, जो इंपॉर्टेंट नहीं लगता वो हमने क्रॉस कट कर दिए। ये स्टडी मटेरियल का आप क्या कर सकते हो? हाईलाइट करो, आगे बढ़ो। जितना हाईलाइट करोगे आपका CA का रिजल्ट उतना ही हाईलाइट होगा आपके इसमें क्या, लिंक्डइन प्रोफाइल पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा होता है ऐसे इसका पार्ट 1, चैप्टर का पार्ट 1 जिसका नाम है SQC1, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। पार्ट 2 जल्द ही मैं रिलीज़ करूँगा, उसके अंदर हम लोग जो बाकी का चैप्टर है वो पढ़ेंगे और टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग पढ़ेंगे, और कुछ पुराने सिलेबस के ऐसे क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में होने चाहिए, वो उसका मैं एक PDF या वर्ड बना दूंगा, सो आपके लिए ईजी होगा। थैंक यू सो मच। आपको पसंद तो पक्का आया ही होगा। एक फीस दे दो ना यार, प्लीज़ फीस प्रोवाइड कर दो, एक बढ़िया सा लाइक का बटन दबा दो, अगर शेयर करते हो तो शेयर भी कर दो, और सब्सक्राइब करो तो बहुत ही बढ़िया बात है। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे, आपकी रात्रि भी शुभ रहे, आप अच्छे से पढ़ाई करो और CA एग्जाम में पास हो जाओ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।